हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन मतलब बल तथा गति के नियम पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप विश्वास मानिए, अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो बहुत कुछ नया जान के जाएंगे। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम करेंगे और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। साथ में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर हैं उन्हें भी हम इसमें वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो गाइज अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह की इसमें बातें होती हैं। तो आपने इससे पिछले चैप्टर में देखा कि गति की बातें हो रही थी कि भैया कभी एक्सेलरेशन की बात हो रही थी, तो मतलब वहां पे गति एक समान नहीं रह रही थी, चेंज भी हो रही थी गति। आप देख रहे थे कि भाई एक्सेलरेशन के केस में क्या हो रहा है, अचानक से चीजें चेंज हो रही हैं। मान लीजिए अभी वेग 5 था, सीधा 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लग गई बाइक। तो इस तरह की चीजें चल रही थी। तो वहां पे कॉन्सेप्ट उभर के आया या हमने सोचना चाहिए कि भाई ये जो गति हो रही है, इसमें जो चेंज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। मतलब कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से ये कभी रुक जा रही है, कभी चल रही है, या एक समान वेग से नहीं चल पा रही है। मान लीजिए आपने कोई गेंद फेंकी या नीचे रुड़काई गेंद, तो होगा क्या, वो थोड़ी देर चलेगी और फिर रुक जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। मान लीजिए आज साइकिल है, आप साइकिल चला रहे थे, चलाते जा रहे थे, तब तो चल रही थी, लेकिन आपने जैसे ही पैडल मारना बंद किया वो बंद हो गई। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्यों रुक गई। तो कहते हैं कि जो फोर्स है उसको देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन उसके इफेक्ट को सब लोग फील करते हैं या हम लोग महसूस करते हैं। उसके जो प्रभाव हैं, बल के जो प्रभाव हैं उसको महसूस करते हैं। तो पहले जो कॉन्सेप्ट बन रहा था बल के लिए, सब लोग ये बोलते थे कि भाई चलो, अलग अलग तरीके से सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बातें बताई कि बल के बारे में जो अवधारणा थी कि भाई कोई कहता था कि बिना मतलब किसी वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है। कोई फिर बाद में कॉन्सेप्ट आया, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं फोर्स क्या है। तो फोर्स को समझने के लिए आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है, तो किसी भी चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए, मतलब गति की अवस्था में कोई वस्तु है तो उसे विरामावस्था में लाने के लिए, या विरामावस्था वाली वस्तु है मतलब रुकी हुई कोई वस्तु है, रेस्ट में है, इसे चलाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, बल कह रहे हैं। या बल की दूसरी डेफिनेशन बोलते हैं किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना या इसका प्रयास करना ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। किसी वस्तु की गति को इनिशिएट करने के लिए, मान लीजिए ये चीज है, इसकी गति को अगर इनिशिएट करना है तो उसे खींचना या धक्का देना बल कहलाएगा। क्या कह रहे हैं, जैसे ये वाली चीज है तो इस चीज को जब खींचोगे इसकी गति तभी तो आरंभ होगी, नहीं तो ये रखा ही है। या इसे धक्का दोगे, ऐसे धक्का दोगे तभी तो होगी। तो वही वो बोल रहे हैं कि किसी वस्तु की गति को आरंभ करने के लिए, अगर गति को आरंभ करना है तो उसे खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। इन अदर वर्ड्स उन्होंने बोला है कि बल वो भौतिक राशि है जो वस्तु पर कार्य करके, मान लो कोई वस्तु है, वस्तु की विरामावस्था को गति की अवस्था में लाने का, या गति की अवस्था में है तो उसे विरामावस्था में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। दूसरे वर्ड्स में इन्होंने लिखा है कि अगर कोई वस्तु कार्य करने वाली वस्तु की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है या करने का प्रयास करती है, उसे हम बल कहते हैं। सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है, ठीक है, तो वो जो चीज है उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रही है। बस वो, अगर वो चीज ऐसे रखी है मान लीजिए, तो वो चाहती है कि मैं ऐसे ही रहूं, लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहोगे तो इसका जो विरोध कर रही है उस चीज को हम कह रहे हैं फोर्स। देख लीजिए एक बार और परिभाषा, बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु पर कार्य करके वस्तु की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है या करने का प्रयास करती है। अब बल के बारे में इन डेप्थ बातें करेंगे। पहले सुन लेते हैं कि बल F बराबर dp/dt जो सेकंड लॉ से आता है, हम अभी बात करेंगे इन डेप्थ। लेकिन यहाँ पे बल की जो SI यूनिट निकल के आती है वो न्यूटन आती है, क्योंकि न्यूटन ने बल के बारे में, जो बल का कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन ने ही दिया है। और इसकी जो CGS यूनिट है वो डाइन आती है, और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया, यार कुछ नहीं, देखो F बराबर dp/dt होता है, P बराबर mb होता है। अभी आगे पढ़ेंगे हम पूरा का पूरा। P संवेग होता है, संवेग को लिख देते हैं द्रव्यमान गुणा वेग, और m द्रव्यमान कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर निकल गया तो dv/dt आ गया। और dv है मतलब ये अंतर है इसलिए इसे v u लिख सकते हो, तो mv u dt, और dv/dt को a भी लिख सकते हो क्योंकि एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था dv/dt होता है, तो ma भी हो गया। तो फॉर्मूला F बराबर ma और mv u t सबसे ज्यादा यूज होता है
फॉर्मूले, इस फॉर्मूले का यूज होता है न्यूमेरिकल में, सबसे ज्यादा यूज होने वाला न्यूमेरिकल में फॉर्मूला F बराबर mv-u/t है। अब क्या है, m का मात्रक है kg और इसका मात्रक है एक्सलेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप खुद देखिए, अगर इसे CGS में बदलना है, देखो ये जो आता है ना 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, देखो कहां से आता है, 1 मिनट में पता चल जाएगा। केजी को अगर ग्राम में, आपको क्या करना है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ग्राम में चेंज करते हैं, एस को सेकेंड ही रहता है लेकिन ये सेंटीमीटर में करते हैं। तो अब क्या है, यहाँ केजी है तो इसे 1000 ग्राम करोगे, 1000 ग्राम ही तो करोगे 1 केजी को, और मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 100 सेंटीमीटर करोगे, और सेकंड तो सेकंड है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये क्या चीज हो गई, यहाँ पे सेकंड स्क्वायर है। तो आप खुद देखिए 1000 3 जीरो ये 2 जीरो ये, तो कितना आ गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन, मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी 1 ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 डाइन के बराबर होगा। इसलिए अगर इसे 1 डाइन लिखेंगे तो 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 1 लिखोगे तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन आ जाएगा, यहां से निकल के आता है। इसी तरीके से 1 जूल में जो 10⁷ अर्ग होते हैं वो भी ऐसे ही निकल के आता है। तो इस चीज को खत्म करते हैं। नेक्स्ट है बल तथा जड़त्व की जो डेफिनेशन मिलती है, इन दोनों चीजों की डेफिनेशन मिलती है गति के पहले नियम से, इस चीज को याद रखना। जबकि बल को मापने की जो विधि पता चलती है वो गति के सेकंड नियम से पता चलती है, और जबकि बल की जो डायरेक्शन पता चलती है वो किस नियम से पता चलती है, ये आप बताएंगे। मैंने 3 चीजें बताई, बल की जो डेफिनेशन है वो फर्स्ट लॉ से, और बल का जो माप है या बल को मापने की जो विधि है वो सेकंड लॉ से, क्योंकि वहां से आप मैग्नीट्यूड निकाल पाते हो, और बल की जो डायरेक्शन है वो किस नियम से निकलती है ये आप बताएंगे मुझे। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है संतुलित तथा असंतुलित बल का। क्या, संतुलित तथा असंतुलित बल। अब संतुलित और असंतुलित बल कुछ नहीं है, मान लीजिए ये एक मार्कर है, इस मार्कर को एक हाथ से मैं इधर से खींच रहा हूं, एक हाथ से इधर से खींच रहा हूं, अगर मैं दोनों तरफ से बराबर बल लगाऊंगा तो ये नहीं खींचेगा। मान लीजिए मैंने 5 न्यूटन का बल इधर से लगाया, 5 न्यूटन का इधर से, तो ये यहीं पे बना रहेगा, इसे कहेंगे संतुलित बल। अगर मान लीजिए मैंने इधर से ज्यादा जोर लगाया, इधर से कम बताया, तो इधर की ओर खिंच जाएगा, तो ये हो गया असंतुलित बल। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का लगाओगे तो ये बैलेंस फोर्स है, जिसे कहेंगे संतुलित बल। अगर मैंने यहाँ 7 न्यूटन लगा दिया, यहाँ 10 न्यूटन लगा दिया, तो ये ओवरऑल इधर को खिंच के चला जाएगा, इसे कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। और किसी भी चीज की गति को बनाए रखने के लिए अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता होती है, ये याद रखना। मतलब अगर किसी भी चीज की गति को भाई एक बात बताओ, मान लो ये चीज है, अगर मान लो आपने किसी चीज को चलाना है, गति को बनाए रखने के लिए नहीं, अगर किसी चीज को आपको चलाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक अनबैलेंस फोर्स होगा तभी वो चलेगी, अदरवाइज वो नहीं चलेगी, वो वहां की वहीं रुक जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आया कॉन्सेप्ट आपके नियमों का, कि जो नियम बने या जड़त्व है, ये कॉन्सेप्ट अब बना। अब कैसे बना देखो, सबसे पहले अरस्तु को आपने नाम सुना होगा कि बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने मतलब पॉलिटी हो, साइंस हो, हर जगह काम करा है। मतलब ये हर क्षेत्र में फैले हुए हैं, किसी भी जगह ले लो इन्हें, एजुकेशन में ले लो, चाहे इन्हें पॉलिटिकल क्षेत्र में ले लो, मतलब कहीं भी आप पढ़ोगे, मास्टर्स तक में जाके पढ़ोगे, पेडागोजी पढ़ोगे, जो चीज पढ़ोगे अरस्तु वहां पे मिल जाएंगे आपको। तो अरस्तु का ये भ्रम था, अरस्तु ने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेस पे सोचा। अरस्तु ने कहा कि भाई मैंने एक गेंद फेंकी थी और वो थोड़ी दूर जाके रुक गई। ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट ये देखा, उसने क्या किया, तीर फेंका और उसने देखा वो तीर भी थोड़ी दूर जाके गिर गया। तो उसके दिमाग में आया कि यार ऐसा है कुछ ना कुछ, कि या मान लो वो साइकिल चला रहा है, या साइकिल थी या नहीं थी वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मान लीजिए वो साइकिल चला रहा था, या उसने देखा कि यार साइकिल थोड़ी देर अगर जब तक पैडल नहीं मारते तो साइकिल रुक जाती है। तो उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि किसी भी वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ये उसने सोच लिया कि जब गेंद उसने फेंकी थी तो थोड़ी देर जाकर रुक गई, तो मतलब अगर इसे हम फोर्स देते रहते तो ये चलती रहती, ये उसका मानना था, जबकि ये उसकी बात गलत थी। ये असत्य साबित हुई, जो बाद में गैलीलियो ने अपने प्रयोग से असत्य साबित कर दी। तो गति को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, ये कथन गलत है जो अरस्तु ने दिया था। वस्तु रुक रही थी क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा था। अब नीचे आप काम कर रहे हो तो हवा का भी फ्रिक्शन है, नीचे जिस जमीन पे आप फेंक रहे हो वहां पे भी रुकावट हो रही है, इसलिए वो रुक रही थी। फिर गैलीलियो साहब आए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट क्या करा, उन्होंने भी देखा कि खुरदरे तल पे जब फेंका
तो फिर वही वाली चीजें हो रही थी जो उसके साथ हो रही थी अरस्तु के। फिर उन्होंने क्या किया, फ्रिक्शन लेस सरफेसेस ले ली। फ्रिक्शन लेस सरफेसेस का मतलब है कि जो घर्षण रहित हो, मतलब जिसमें घर्षण ना हो, चिकनी सतह हो बिल्कुल, और जो गेंद वो फेंकी है वो भी चिकनी हो, बिल्कुल चिकनी, और मतलब वहां पे हवा तक ना हो उतना, मतलब हवा की भी रुकावट ना आए। तो फिर उन्होंने देखा कि एक इंक्लाइन प्लेन लिया और उन्होंने h1 हाइट से, ये मान लीजिए h1 हाइट से एक गेंद को छोड़ा, और फिर उधर उन्होंने देखा जब ये फ्रिक्शन लेस था तो ये h1 तक ही चढ़ गया, मतलब अगर ये घर्षण रहित था तो ये भी h1 तक ही चढ़ गया। तो इन्होंने इससे ये निकाला कि यार ये, या मान लीजिए उन्होंने पहले छोड़ा तो वो यहां तक ना चढ़ के यहां तक रह गया, जब वो घर्षण वाले तल थे, मतलब जब उन पे घर्षण लग रहा था तब वो यहीं तक चढ़ पाया। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, घर्षण रहित तल ले लिया, मतलब उसमें घर्षण था ही नहीं, फ्रिक्शन लेस प्लेन लिया, तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने गेंद यहां से छोड़ी तो यहीं पे चली गई। इसके बाद इन्होंने देखा कि ये वाली जो चीज है इसे हम झुका देते हैं ऐसे करके, मान लीजिए अभी तो ऐसे थी, फिर इन्होंने ऐसे कर दी, तब भी इन्होंने देखा कि चाहे गेंद को ज्यादा, देखो अभी यहां से गेंद चली और यहां तक चढ़ गई क्योंकि h1 बराबर h2 हो गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, फिर देखो इस चीज में देखो उन्होंने यहां तक बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ा दिया, यहां तक, और जब यहां तक बढ़ा दिया उसके बावजूद भी उन्होंने देखा तो h1 बराबर h2 आया, मतलब इस बार दूरी ज्यादा तय करनी पड़ी और फिर भी क्या हो गया, h1 बराबर h2 रहा, मतलब गेंद वहीं तक चढ़ी जहां तक यहां से चली थी। तो उन्होंने सोचा साले को प्लेन कर देते हैं, मतलब यहां भी, फिर उन्होंने नीचे झुकाते चले गए ऐसे करके, तो उन्होंने एक बार क्या किया, उस चीज को प्लेन कर दिया। अब जब उन्होंने ये वाली चीज प्लेन करी तो हुआ ये कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये वाली जो गेंद है ये अपनी हाइट को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये तो चाह रही थी कि मैं वहीं तक चढ़ूंगी, अब चढ़ने के लिए कुछ है नहीं और फ्रिक्शन है नहीं जिससे ये रुक जाए, तो ये अनंत समय तक चलती रह सकती थी गेंद। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट निकाला कि भले ही इनिशिएट करने के लिए तो हमें फोर्स की आवश्यकता है, लेकिन गति को बनाए रखने के लिए, जो अरस्तु ने कहा था कि भाई किसी चीज को फेंक दिया तो फिर वो रुक गई, मतलब गति को बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है, ये बात गैलीलियो जी ने काट दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ये वाली बात इन्होंने, गैलीलियो ने कहा कि वस्तुओं को किसी इंक्लाइन प्लेन पर देखकर गैलीलियो ने निष्कर्ष निकाला कि एक समान गति बनाए रखने के लिए बल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, और वो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कह दिया। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे कहते हैं इनर्शिया का नियम भी। तो वो क्या कहता है, अब देखो गैलीलियो और अरस्तु इन दोनों ने जितनी चीजें की या इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट ने कुछ किया, न्यूटन साहब ने इनके चीजों को रेफरेंस माना और अपने कुछ नियम बनाए और वो फेमस हो गए सबसे ज्यादा। आप लोगों ने अरस्तु का भले ही नाम ना सुना हो, गैलीलियो का ना सुना हो, लेकिन न्यूटन साहब का सबने सुना है। न्यूटन साहब ने इन्हीं की चीजों को यूज करके रूल्स बना दिए अपने, और जो आज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो है न्यूटन का गति विषयक फर्स्ट लॉ, जड़त्व का नियम। वो कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में, और अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में तब तक बने रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। एक बार किताब की लैंग्वेज देख लो कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। सीधी सी बात है, अगर ये मान लीजिए मैं किताब ले लूं, ये यहाँ रखी है तो ये क्या करेगी, यहीं रहना चाहेगी, लेकिन अगर आप इसे उठाने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ना कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा, ये विरोध करेगी। भाई एक बात बताओ, ये जो दीवार है या ये जो बोर्ड है, अगर मैं इसे धकेलना चाहूँ पीछे की ओर तो ये नहीं निकलेगी। इसका क्या मतलब है, ये विरोध कर रही है अपनी परिवर्तन, मतलब जो इसकी अवस्था है, इसकी अवस्था क्या है, अभी रुकी हुई है, मतलब ये रेस्ट में है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसे हिलाऊं या कुछ करूं तो ये क्या कर रही है, उस चीज का विरोध कर रही है, और इस विरोध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। इस विरोध को, अगर भाई एक बात बताओ, आपने कोई पत्थर लिया बहुत मोटा, या मान लीजिए फुटबॉल थी, आपने उस पर किक मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, कम फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन क्या पत्थर मोटा सा रखा है उस पर किक मार के उसे धकेल दोगे, नहीं ना। यहीं से जड़त्व का कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट आता है वो भी यहीं से आता है। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया क्या बोलता है, तो इनर्शिया बोलता है कि किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व वो कोई नई चीज नहीं है,
कोई भी वस्तु अपनी जगह पर रहना चाहती है, उसी को क्या कह रहे हैं हम, जड़त्व कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं ट्रेन में जा रहा था, तो अब अचानक से ब्रेकिंग हुई तो मैं क्या होऊंगा, मेरा पूरा शरीर ट्रेन के साथ गतिशील था, हम चाह रहे थे चलते जाएं, लेकिन हुआ क्या, लोको पायलट ने या किसी ने ब्रेकिंग की तो हम आगे की ओर झुक गए। ठीक इसी तरीके से जो सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया हुआ है कि अगर आप तेजी से चल रहे थे और अचानक से ब्रेकिंग हुई तो आप आगे की ओर झुक जाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपका पूरा शरीर है वो तो गतिशील रहना चाहता था और आपने गाड़ी रोक दी, मतलब आपका नीचे वाला हिस्सा वो तो रुक गया और आपका पूरा शरीर जो ऊपर का है वो आगे चलना चाह रहा है। तो इस वजह से सीट बेल्ट का भी कॉन्सेप्ट आया है। समझ आ रही है ना? सीट बेल्ट क्या करती है, इस चीज का आप बताना कमेंट में कि सीट बेल्ट क्या करती है। ठीक है, तो जड़त्व कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का। अब 2 तरीके का जड़त्व क्यों होगा भाई, विराम वाली वस्तु विराम में रहना चाहेगी, मान लीजिए ये वाली चीज है तो ये रुकी रहना चाहेगी, और जो चलने वाली चीज है वो चलती रहना चाहेगी। इसी तरीके से अब एग्जांपल की बात करें फर्स्ट लॉ के, वैसे तो आपसे फर्स्ट लॉ के पूछता है, लेकिन अगर आपसे डिफरेंट भी पूछे कि भैया गति के जड़त्व के एग्जांपल क्या हैं, या इसके जो विराम का जड़त्व उसके एग्जांपल क्या है, क्योंकि जड़त्व 2 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, विराम में रहना चाहती है वस्तु, मतलब रेस्ट में रहना चाहती है, और गति का जड़त्व मतलब वस्तु गति में रहना चाहती है। इनके एग्जांपल क्या क्या है, तो बस के अचानक चल देने से यात्री पीछे की ओर गिर जाएंगे। मान लीजिए हम रुके हुए थे, बस चला दी, क्या हुआ, हम पीछे की ओर गिर जाएंगे, क्योंकि हमारा निचला हिस्सा आगे चला जाएगा और हम रुके रहना चाहेंगे तो हम पीछे की ओर गिर जाएंगे। तो ये रहा विराम के जड़त्व का एग्जांपल। इसके अलावा मान लीजिए पेड़ पे फ्रूट लग रहे थे, हमने शाखा हिला दी, उसकी जो टहनी थी वो हिला दी, तो क्या होगा, फल तो चाह रहा है कि मैं यहीं लटका रहूं, आपने उसकी पूरी टहनी हिला दी तो क्या होगा, फल नीचे गिर जाएगा, और नीचे गुरुत्व बल के कारण, लेकिन टहनी से अलग होने का कारण उसका वही है। ठीक इसी तरीके से बात करें तो आपके गति के जड़त्व के एग्जांपल है चलती ट्रेन के अचानक रुक जाने से, जो मैं आपको समझा ही चुका हूं। इसके अलावा एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में उछाली गई गेंद, मान लीजिए आपने गेंद उछाली, वापस आपके हाथ में आ गई, क्यों, क्योंकि यात्री का और गेंद का जो क्षैतिज वेग है वो दोनों का सेम है। बाकी सारे एग्जांपल्स पे बहुत अच्छे से बात करते हैं। अभी मैं दूसरे नियम को लिख लेते हैं, नियम ही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज आपने फर्स्ट लॉ के बारे में बहुत अच्छे से जाना, अभी हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं सेकंड लॉ के, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जड़त्व के बारे में। तो जड़त्व जो इनर्शिया है वो क्या है, किसी भी वस्तु का मतलब एक ऐसा गुण है जो क्या करेगा, गति की अवस्था में या विरामावस्था का विरोध करेगा, मतलब वो विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, ये जड़त्व है। अब क्या होगा, अब आप एक बात बताइए, मैंने अभी बताया भी था, अब एक ट्रक है और एक रेलगाड़ी है, तो दोनों समान तो विरोध करेंगे नहीं। ट्रक को 10 लोग मिलकर धकेल सकते हैं, लेकिन रेलगाड़ी को धकेलना मुश्किल हो सकता है। इसी तरीके से एक आप किक मारो किसी चीज़ पे, छोटी सी चीज़ पे, तो आप उसे फेंक सकते हो, लेकिन अगर बड़ी चीज़ है तो उसे फेंकना आसान नहीं है। सेम इसे मैं धकेल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे दीवार को धक्का मारना चाहूँ तो नहीं धकेल सकता। तो ये जो चीज़ें हैं ये है जड़त्व का गुण। तो अब जड़त्व का गुण किसका ज़्यादा हुआ, इसे मैंने धक्का मारा और इसे मैंने धक्का मारा, किसके अंदर जड़त्व ज़्यादा है भाई, क्या बोल रही है जड़त्व की परिभाषा, ये बोल रही है कि विरोध करने की प्रवृत्ति ही क्या है, जड़त्व है। तो विरोध कौन ज्यादा कर रहा है, ये बेचारा अगर ज्यादा विरोध करता तो मैं इसे धकेल पाता, नहीं ना, लेकिन ये इतना विरोध कर रहा है कि मैं इसे पीछे दीवार को नहीं धकेल सकता, इसलिए इसका जड़त्व क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि इसका जड़त्व क्या होगा, कम होगा। ठीक इसी तरीके से एक बड़े पत्थर का जड़त्व एक छोटे पत्थर की तुलना में ज्यादा होगा, इसलिए ही कहते हैं द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा विरोध व्यक्त करेगी जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे। तो बस ये चीज आप लोगों को समझ आ गई। अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ। एग्जांपल से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है उसके बारे में एनसीईआरटी लिखता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इससे ये स्पष्ट है कि कार के संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो केवल बल के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने कितना बल लगाया, वो इस चीज पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपने वो कितने टाइम तक लगाया है। इसी के लिए लाइन लिखी है, परिणाम से नहीं होता है, बल्कि मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, बल्कि उस समय से भी है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है, जो कार वाला एग्जांपल दिया है। इससे यह कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला जो बल है, मतलब जो फोर्स लगाया है वस्तु के संवेग में परिवर्तन करने के लिए, उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है कि संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो फोर्स के क्या होगी,
अनुक्रमानुपाती होगी। यही नियम यहां से निकल कर आता है जो इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो, जो कार को धक्का देने वाला एग्जाम्पल है। तो F बराबर हो जाता है आप लोगों का dp/dt। अब आप लोग देखिए, इसके अलावा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आपने F बराबर dp/dt कर लिया और P बराबर मैंने आपसे कहा कि mb होता है, और m क्या है, मास हमेशा कांस्टेंट होगा वस्तु का, ऐसा तो है नहीं चेंज होता रहेगा, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं d से। तो इस d से डिफरेंशिएशन है ये, तो इससे हमने इस चीज को बाहर निकाल लिया। ये क्या बच गया, dv/dt। तो ये क्या होता है, ये एक्सेलरेशन ही होता है। dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। मैंने बताया था आप लोगों को, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो m बाहर निकल गया, तो dv को हम क्या लिख सकते हैं, ये डिफरेंस है d, तो v माइनस यू लिख सकते हैं, और m b माइनस यू बटे t, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो F बराबर mb माइनस यू बटे t या ma, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनसे क्वेश्चन सारे के सारे होते हैं। इसके अलावा आपकी यूनिट की बात कर लो, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो F बराबर ma, तो m की हो गई किलोग्राम, a की होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं क्योंकि न्यूटन ने दिया है, जबकि यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। अब 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन है, उसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। 10⁵ डाइन कहां से आ गए, किलोग्राम के 3, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1000 और 100 की गुणा करोगे 10⁵ आ जाएगा, लेकिन केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसी चीज को हम कहते हैं सीजीएस पद्धति में डाइन। तो बस ये आप लोगों का निकल के आ गया। नेक्स्ट चीज है इंपॉर्टेंट, सेकंड लॉ से क्या मिलता है, बल्कि हमें डिफिनेशन हमें फर्स्ट लॉ से मिल जाती है, लेकिन बल को जो मापने की विधि है आपको, अब देखो आपने इस चीज से माप रहे हो ना, बल का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकल के आ गया ना, F बराबर ma से। तो बल को मापने की जो विधि है वो बताता है कौन, सेकंड लॉ आपका बताता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, बल का गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है, या गुरुत्वीय बल का मात्रक क्या होता है, 1 kg भार में कितने न्यूटन होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करोगे। इसके जो एग्जाम्पल होंगे अब वो क्या होंगे, देखिए। अब मान लीजिए फर्स्ट लॉ के तो बहुत सारे एग्जांपल आपने किए, इसके अलावा एग्जांपल लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सुन लेना, क्योंकि रियल लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उसी से रिलेटेड रेलवे पूछता है। अब बात करते हैं, जैसे आपके पास गेंद आई, तो आपने देखा होगा कि कोई भी जब कैच कर रहा होता तो अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। क्यों खींच लेता है पीछे, जो बॉल है मास तो चेंज हो नहीं सकता, लेकिन जो वेलोसिटी से बहुत तेजी से वो आ रही है, अगर हम उसके टाइम को, मतलब जब हम रोक रहे हैं, अगर हम ऐसे खींच के उसके टाइम को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये संवेग में परिवर्तन की दर कम हो गई, इसका मतलब सीधा सा बल क्या लगेगा, कम लगेगा। अब एक बात बताइए, अगर आप बॉल आ रही थी और डायरेक्ट ऐसे पकड़ लेते, अब कभी अगर पकड़ी भी जाती है तो कितनी चोट लगती है, तो वो हम क्या करते हैं, समय को कम कर दे रहे हैं, हम क्या समय को हम बढ़ा ले रहे हैं। जब हम ऐसे खींचेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समय बढ़ जाएगा, और समय बढ़ गया तो dp कम हो जाएगा, तो ये जो dp/dt है इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब dp/dt की वैल्यू कम हो गई तो फोर्स की वैल्यू कम हो गई, मतलब आपको चोट कम लगेगी। ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा एक एग्जांपल है, ये तो चलो वही चीज समझा रखी है कि तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे खींचना, इसमें क्या होगा, गेंद के वेग को जीरो करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, और इस प्रकार गेंद में dp/dt क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हाथ पर गेंद का प्रभाव कम पड़ेगा, मतलब जो उसका इफेक्ट है वो कम पड़ेगा। अब सारे कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों के क्लियर हैं। अब हम थर्ड लॉ से पहले इसके हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, या थर्ड लॉ भी आप समझना चाहो तो समझ लो, वो कोई बहुत बड़ा लॉ नहीं है, वो तो बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट लॉ से आपको बल की परिभाषा मिल गई, सेकंड लॉ से आपको उसका मेजरमेंट मिल गया, थर्ड लॉ से आपको क्या मिलेगा, ये आप बताइए कमेंट करके। मैं ये नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं आपसे थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ बहुत सिंपल है कि भैया प्रत्येक की गई क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, समझ आ गई ना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल हैं वो दो अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। मान लीजिए मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये मुझ पे फोर्स लगाएगा। अगर आप चल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, तो जमीन भी आप पे फोर्स लगा रही है, मतलब जिस पे आप चल रहे हो सड़क पे वो आप पे फोर्स लगा रही है, तब आप ऊपर उछल रहे हो। जैसे आप पानी में डूबते हो या कुछ करते हो तो आप नीचे फोर्स लगाते हो, पानी भी आप पे ऊपर फोर्स लगाता है, जिसे उत्प्लावन बल बोल देते हैं।
ठीक इसी तरीके से बात है कि अगर आप क्रिया बल लगाओगे तो आपको उसका रिएक्शन मिलेगा, लेकिन ये जो क्रिया बल है आप किसी चीज पे लगा रहे होगे, वो आप पे लगा रहा होगा। इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि बल कभी भी अकेला नहीं रह सकता है, वो हमेशा क्या होगा, युगल में ही होगा। यहां से एक चीज निकल के आती है कि वो हमेशा पेयर में ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज पे आपने बल लगाया तो वो निश्चित तौर से आप पे बल लगाएगी। हो सकता है कि भाई उसका बल कमजोर पड़ गया तो आपने उसे धकेल दिया, लेकिन वो आप पे बल जरूर से जरूर लगा रही थी। अगर आप यहाँ खड़े हो, अभी मैं खड़ा हूं तो मैं नीचे बल लगा रहा हूं, मुझ पे वो भी बल लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो धरती है वो मुझ पे बल लगा रही है। तो ये वाला बस इसका थर्ड लॉ है, कुछ नहीं है उसमें, बस इतना ही है कि की गई क्रिया के विपरीत तथा बराबर प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होती है। और क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है उसमें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, जो हमारे क्वेश्चंस हैं। तो एनसीईआरटी में उठा लेता हूं और उसके क्वेश्चंस, इस थर्ड लॉ को एक एग्जांपल से भी समझाया गया है। उन्होंने यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाया है ऐसे करके, और फिर इसके बाद एक स्प्रिंग और लगाया है, ठीक है, और उन्होंने खींचा है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं इस चीज को खींचना शुरू करूं तो देखो, जब आप इस चीज को खींचोगे तो ये वाला जो स्प्रिंग होगा अपने इधर को खींच रहा होगा आपको, ठीक है। तो आपने इस पे क्रिया बल लगाया तो प्रतिक्रिया किधर होगी, देखो आप फोर्स लगा रहे हो इधर, तो इसका ये है रिएक्शन फोर्स, ये एक्शन किया आपने, लेकिन रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है वो इधर लग रहा है, क्योंकि आपने इसको इधर खींचा है और जबकि ये इधर खींच रहा है। जब आप फ्रिक्शन फोर्स की बात करोगे, देखते हैं वहां पे जब फ्रिक्शन पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये बल है, ये नीचे की ओर बल लगाता है, ऐसे ऊपर की ओर एक बल लगता है। तो इन चीजों के बारे में समझाया गया है। जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो और इन डेप्थ उन चीजों को पढ़ेंगे। बस इस चीज को तो आप समझ गए होंगे कि इसे खींचोगे तो ये वाली चीज आपको खींचेगी, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। और तभी कई बार क्या होता है, चीजें टूट जाती हैं। जैसे रबर है, रबर को आप खींच रहे हो, अगर सिर्फ आप ही फोर्स लगा रहे होते तो इतनी दिक्कत नहीं होती, वो भी आप पे फोर्स लगा रही होती है पीछे की तरफ, जहां वो बंधी हुई है वहां से वो अपनी तरफ खींच रही होती है और आप अपनी तरफ खींचते हो, इसलिए वो करते हैं न्यूमेरिकल। और विश्वास मानिए, आपने अगर आज ये न्यूमेरिकल कर ली ना 3, तो आप इससे ना सिर्फ न्यूमेरिकल करके जाओगे बल्कि ये भी सीख के जाओगे कि कैसे न्यूमेरिकल खुद बताता है कि मुझ में ये वाला फॉर्मूला लगा दे भैया। न्यूमेरिकल खुद आपको बताएगा कि मेरे अंदर ये फॉर्मूला लगाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन ही पढ़ते हैं पहले, 9.1 वाला बोल रहा है कि एक 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल काम करता है। 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु है, 2 सेकंड के लिए बल काम कर रहा है कोई, उसकी अभी बात नहीं करी है। जो बल क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु थी 5 केजी की थी, उस पर कोई बल काम कर रहा है, जब मतलब फोर्स लगा रहे हो तो उसका क्या हो रहा है, उसका वेग जो 3 मीटर पर सेकंड था वो 7 मीटर हो गया है। मतलब आपने धक्का दिया उस चीज को, तो जो धीरे चल रही थी वो तेज चलना शुरू हो गई है। अब वो बोल रहा है लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन सिर्फ इतना है। अब एक बात बताओ आप, उसने m दे दिया आपको, t दे दिया, u दे दिया, v दे दिया, f निकलवा रहा है। आप बताओ पूरी फिजिक्स के अंदर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इसके अलावा जिसके अंदर m भी दे दे, b भी दे दे, u भी दे दे, t भी दे दे, f निकलवाए। आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा कि यार एक ही फॉर्मूला था जिसमें m v माइनस यू बटे टी आता है, तो यही फॉर्मूला है, तो ये ही लगेगा। कहने का मतलब यह है कि जब आपने चुनिंदा फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वही चीजें, और आपको पता है कि उसके अलावा और कोई फॉर्मूला है ही नहीं, मुझे है तो कोई बताओ, अरे आपके दिमाग में एकदम आएगा F बराबर dp अपॉन dt होता है। और जहां फोर्स आ गया, फोर्स के आपने फॉर्मूले ही कितने पढ़े हैं, अरे फोर्स के आपने 10 फॉर्मूले पढ़ लिए क्या, 2 से 3 फॉर्मूले पढ़ लिए बस। F बराबर m में है, तब भी आप dv अपॉन dt करोगे, वहां से भी b माइनस यू मिल जाएगा, तो b माइनस यू वहां से मिल गया, t मिल गया, m मिल गया, f निकालना है तो एक ही तो सूत्र बचता है। इसलिए सवाल खुद बताएगा आपको कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब देखो अगले स्टेप के लिए ये जब निकल वालेगा आपसे चीज, तब अगला स्टेप पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। देखिए आप, तो उसने दिया कि f निकाल के दिखा भैया, तो m उसने दे दिया। हमारा फॉर्मूला क्या है, f बराबर m b माइनस यू, तो m कितना दे रखा 5, b माइनस यू मतलब 7 से 3 से 7 हुआ है, तो 7 माइनस 3 करेंगे क्योंकि b माइनस यू है, t नीचे है, कितना है 2, t कितना है 2, तो कितना निकल के आ गया ये f बराबर कितना निकल के आ गया 5 चौक 20, 7 माइनस 4 20 बटे 10, तो 10 आ गया आंसर। कैसे, 7 में से 3 गए 4, 5 चौक 20 बटे 2, तो 10 आगे निकल के। अब 10 न्यूटन आंसर आ गया। अब देखो वो आगे क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि यदि इस बल को जो अभी निकाला आपने 10 न्यूटन 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होता। ठीक है साहब, वो कह रहा है अब मैं t बराबर 5 सेकंड के लिए कर रहा हूं, तो b बता दे भैया, तो ले, हमें तो आता ही है, f बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है m b माइनस यू बटे t,
तो t उसने आपके इस बार हमें 5 सेकंड दे दिया तो हम इसे 5 सेकंड लिख देंगे। b वो निकलवा रहा है, ठीक है। u उसने 3 दे ही रखा है। m क्या है, पूरा का पूरा वही चीज है m जो पहले थी। और फोर्स हमारा पता ही है हमें 10 है, यहां हमने 10 रख दिया, 5 से 5 कट गया और ये माइनस वाला 3 इधर चला जाएगा तो b बराबर 13 मीटर पर सेकंड आ गया या नहीं आ गया आंसर। और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, इससे डिफिकल्ट आपके लिए कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि फिजिक्स में मार्क्स खींचना बहुत आसान है। और इसके बाद लिए एक न्यूमेरिकल की स्पेशल वीडियो भी मैं लाऊंगा, टेंशन ना लो। फिलहाल अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं हम। उसने क्वेश्चन पूछा है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। दो चीजें दी हैं आपको। उसने कहा कि एक वस्तु 2 किलोग्राम की है और वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित है, चल रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। दूसरी वस्तु है 4 केजी की है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है। तो वो पूछ रहा है किसमें ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। अब आप बताओ m और a और फोर्स का रिलेशन क्या है। एक ही रिलेशन है, F बराबर m a, इसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना। तो पहले वाले में फोर्स कितना निकल के आ जाएगा, F बराबर m a अगर लगाओगे, अगर आप लगाओगे F बराबर m a तो पहले वाले में m1 a1 क्या करोगे तो क्या आएगा 10 और दूसरे वाले में m1 a1 करोगे तो कितना आएगा 8। तो आप बताना जरा किस में ज्यादा जरूरत पड़ रही है, पहले वाले में कि दूसरे वाले में। तो पहले वाले केस में ज्यादा जरूरत पड़ रही है ना, 10 न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ रही है। ये चलती हुई वस्तु है, इसे रोकने के लिए बात कर रहा है वो। तो रोकने के लिए कितनी, रोकने की बात कर रहे हैं कुछ भी, आपको तो ये देखना है फोर्स। तो फोर्स पहले वाले केस में निकल के आ रहा है 10 न्यूटन, दूसरे वाले केस में जरूरत पड़ रही है 8 न्यूटन की। और आपसे क्वेश्चन है कि किस केस में ज्यादा, बोला है ना किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो अधिक बल की आवश्यकता किस केस में होगी, पहले वाले केस में होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, m1 और a1 वाला जो a आंसर है। तो 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में ज्यादा बल लगेगा, क्योंकि 2 केजी वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने में क्या लगेगा, ज्यादा बल लगेगा। त्वरित करने की बात चल रही है। अरे कहने का मतलब चाहे त्वरित कर रहा हो चाहे वो रोक रहा हो, रोकने के लिए बस निगेटिव आ जाएगा। अदरवाइज उसने ये बोला है, वैसे क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु रखी है उसे आपको त्वरित करना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो और दूसरी 4 केजी की वस्तु है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से करना है। तो आप ये बताओ कि किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। तो निश्चित सा आंसर है उसका, आपको पता चल गया होगा दोनों क्वेश्चंस के आंसर। इसके अलावा हम डायरेक्ट अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि एक कार है जो 108 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो सीधा सबसे पहले तो 5/18 से गुणा करके इसे बदल दो, किस चीज में, मीटर पर सेकंड में। इसे मीटर पर सेकंड में बदल दो। तो जब 5/18 करोगे, 18 छक्का 108, 8 पंजे 5 6 पंजे 30 आ गया। नेक्स्ट वो कह रहा है ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। जब रुकने की बात आ रही है तो अंतिम वेग तो उसका 0 ही होगा ना। तो u बराबर तो हो गया उसका 30 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग हो गया 0 और t बराबर 4 सेकंड। जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो 4 सेकंड ले रही है। m बराबर उसने इतना दे रखा है, कितना, 1000 केजी। अब निकलवा क्या रहा है वो, यात्री तो बल की गणना करनी है। अब आप एक बात बताओ, उसने u दे दिया, b दे दिया, t दे दिया, m दे दिया, कह रहा भैया फोर्स निकाल। तो आप निकाल नहीं सकते हो क्या, बस पहली वाली ही चीज है, सिर्फ इतना उसने घुमाया है कि यहाँ पे 108 किलोमीटर पर आवर दे दिया, यहाँ सीधा सीधा दे रखा था 3 मीटर पर सेकंड। तो 5/18 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा ना। 5/18 का कॉन्सेप्ट पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये जो किलोमीटर पर आवर है, देखो किलोमीटर को जब आप मीटर में बदलते हो तो 1000 मीटर लिखते हो, और जब आर को लिखते हो सेकंड में तो 3600 सेकंड लिखते हो, और जब इन दोनों को काटते हो तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड आता है। कहने का मतलब यह है कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड आता है। आप काट के देख लेना। और इसी वजह से यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकंड में तो आप 5/108 को बदलना है तो 108 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गया ना, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। आई होप कि आपको नहीं होगी टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 न्यूटन का एक बल है। इसमें तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा मुझे, मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं क्या करूंगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.4, बोल रहा है 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। ठीक है साहब, त्वरण दे दिया किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, m1 वस्तु को, और वो बोल रहा है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इन बलों के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। दोनों द्रव्यमानों को मिला दिया जाए तो सबसे पहले तो हमें द्रव्यमान निकालने हैं, और हमें क्या दे रखा है, देखो F दे रखा है, A दे रखा है, तो M निकल ही जाएगा क्योंकि F बराबर M में होता है। तो पहले M1 निकालेंगे किस चीज से,
पहले निकालेंगे m1, और देखो जब आप f1 बराबर m1 a1 करोगे तो आपको f पता है, a पता है, तो आपका क्या निकल गया, m1 निकल गया, f बटे a, तो f कितना है 5, a कितना है 10, तो आपका 1/2 निकल गया। ठीक इसी तरीके से m2 निकालोगे, f आपका 5 और a2 कितना है 20, तो 5 चौक 20, 1/4 निकल गया। जब ये 1/2 है, ये 1/4 है, मतलब ये 0.5 है, ये 0.25 है। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, 0.5 और 0.25 मतलब 0.75 हो गया। उसने बोला m1 प्लस m2 कितना हो गया आपका 0.75। कैसे होगा वो आप अपने आप जोड़ लेना, आपको पता चल जाएगा। जब ये 0.75 kg है तो उसके बाद इसने आंसर में बोला है तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। लो हमारे पास मास भी है, फोर्स भी है, तो त्वरण नहीं निकाल सकते। अब हम निकाल सकते हैं F बराबर कितना निकालना है, ma। तो हमारे पास टोटल मास कितना आ रखा है, ये 0.75, F कितना है 5 बराबर 0.75 मल्टीप्लाई बाई a। इन पॉइंट्स को उड़ा दो और यहाँ लगा दो और इससे 75 से 500 काट दो, आपका आंसर आ जाएगा a बराबर 6.67। ठीक है, आप अपने आप निकाल के देख लेना, यही आंसर आएगा। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ इन सारी चीज़ों को मिटा के। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए जल्दी से। उसने ग्राफ बना के दिया है और उसने बोला है कि एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की कोई गेंद है। कितनी, 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद है। लो जी, यहाँ पे ये रहा, ये यहाँ पे ऐसे बता रखा है, तो यहाँ उसका जो वेग है इनिशियल उसका 20 मीटर पर सेकंड है, मतलब u बराबर 20 मीटर पर सेकंड है। इसके बराबर बोला है उन्होंने विरामावस्था में लाने के लिए, मतलब b बराबर उसका 0 है। यहाँ पे टाइम लगा है इस काम को करने में उसे 10 सेकंड। तो t पता चल गया, u पता चल गया, b पता चल गया। निकलवा क्या रहा है, कितना फोर्स लगेगा ये वो पूछ रहा है। m भी दे रखा है। लो अब देखो सारे क्वेश्चन तो अपने आप ही दे रखे हैं। 20 ग्राम इसे आप केजी में चेंज कर लोगे, 1000 से भाग देके इसे केजी में चेंज कर लोगे। आपके पास m भी है, u भी है, t भी है, b भी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एकमात्र फॉर्मूला है बराबर m b माइनस u बटे t। आप फॉर्मूला लगाओगे, निकालोगे, क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो u है वो 20 है, b है 0। तो जब आप b माइनस यू करोगे तो माइनस के 20 निकल जाएगा ऊपर, और जब माइनस के 20 निकल जाएगा तो ओवरऑल जो f निकल के आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस में आना ही है क्योंकि वो घर्षण बल है। इसलिए यहाँ पे बोला है ऋणात्मक चिन्ह इसलिए है कि गेंद की गति दिशा के विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जा रहा है। बाकी आप निकाल ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ आ गई ना, नहीं निकले तो मुझे बताना, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मैं कराऊंगा और एक ही बार में समझ आ जाएंगे। इसमें तो थोड़ा जल्दी है, कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देने में यही सब होता है। अदरवाइज 3-3 दिन तक लोग यही चैप्टर्स कराते रहते हैं। अब गति का तीसरा नियम हो गया है। अब हम बात करते हैं गति के तीसरे नियम में। मैंने आप लोगों को बता दिया, एक ही दो ही बातें याद रखनी है कि की गई क्रिया के, किसी वस्तु द्वारा की गई क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं, और बल कभी भी अकेला नहीं होता है, हमेशा किस में होता है, युग्मों में होता है, मतलब पेयर में होता है। एक समान परिमाण के लिए त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। बस ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या, संवेग संरक्षण। इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, बंदूक से गोली छूटने वाला हो चाहे कोई और क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें बस इतना याद रखना है कि किसी भी चीज का टकराने से पहले और टकराने के बाद संवेग नियत रहता है। ठीक है, जैसे ये कॉन्सेप्ट है ना द्रव्यमान संरक्षण के नियम का कॉन्सेप्ट है कि आप अगर समझो तो कोई भी आदमी चाहे मर जाए चाहे कुछ हो, एक बात आओ, चाहे आप पैदा हो रहे हो, मर रहे हो, पेड़ उग रहा है, जा रहा है, सब है तो पृथ्वी पे ही ना, मतलब सारी की सारी चीजें हैं तो यहीं ना, कहीं दूर से विदेश से तो आ नहीं रही हैं, यहीं उगा रहे हो, यहीं खा रहे हो, यहीं दफनाए जा रहे हो। मतलब कोई भी चीज बाहर से नहीं आ रही है, सब यहाँ का यहीं है। वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि पूरी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो संरक्षित है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो का वही द्रव्यमान है। बाहर से कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ से कुछ जा नहीं रहा है, सारा का सारा यही है। अरे वो एक आध एस्ट्रॉइड आ जाए, एक आध केजी द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो संरक्षित है। इसी तरीके से द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे है कि संवेग संरक्षण का जो नियम है वो ये कहता है कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का जो संवेग है वो नियत रहता है। यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे कुछ प्रयोग करा होगा, उसे छोड़ो। यहाँ पे लिखा है इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स काम नहीं करना चाहिए, तब क्या होगा, बराबर रहेगा।
इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं और इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय अर्थात संरक्षित रहता है। अगर दो वस्तुएं टकरा रही हैं तो उनका संवेग क्या रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पे हम इसके क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चंस मैं करा देता हूं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, ना हो तो मुझे बताइएगा। वैसे मैं सारे इसके एग्जांपल लगभग करा ही चुका हूं, उसके सारे एग्जांपल हो गए, ये वाले एग्जांपल भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो क्या बोल रहा है, वैसे तो डायरेक्ट ही निकल जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो मान लीजिए कोई चीजें हैं, उनका टकराने से पहले, देखो वैसे तो ये इस तरीके से फॉर्मूला रखा जाता है m1u1 प्लस m2u2। दो वस्तुएं हैं, टकराने से पहले उनका वेग u1 है और द्रव्यमान ये है। टकराने के बाद भी द्रव्यमान तो चेंज होना नहीं है, सिर्फ वेग चेंज होगा। तो m2v2 m1v1 प्लस m2v2 ये फॉर्मूला रहता है कि टकराने से पहले का संवेग तो p होता है ना, इसे लिखते हैं p1 प्लस p2 बराबर p1 प्लस p2। ये टकराने से पहले का, ये टकराने से बाद का, और टकराने के बाद सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी। मान लीजिए दो गेंदें हैं, वो आई और टकराई, तो टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ना। पहले वेलोसिटी की, मान लीजिए उधर से एक बंदा आ रहा था 50 किलोमीटर पर आवर से, मैं इधर से जा रहा था 20 किलोमीटर पर आवर से, तो मैं पहले वो u1 से आ रहा था, मैं u2 से जा रहा था। फिर जब हम टकराए तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी v1 हो गई, मेरी v2 हो गई। समझ रहे हो ना। अगर सेम बोलेगा तो हम सेम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम b को सेम कर देंगे तो m1 m2 अंदर रह जाएगा, b बाहर निकाल लेंगे। समझ रहे हो ना। अगर वो द्रव्यमान सेम बताएगा तो हम b1 b2 अंदर रह जाएगा, द्रव्यमान बाहर निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं है। 2 kg के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली, देखो पिस्टल है 2 kg की, तो m1 बराबर 2 kg रख लेते हैं, ठीक है साहब। और m2 बराबर कितने की गोली है, 20 ग्राम की गोली है। तो इस चीज को आप केजी में बदलना चाहो केजी में बदल लो, मतलब एक ही यूनिट रहनी चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसे हमने लिख लिया 0.2 kg, 1000 से भाग दोगे तो यही आ जाएगा। इसके बाद उन्होंने बोला क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है पिस्टल के पीछे हटने का वेग परिकलित कीजिए। उन्होंने बोला है द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर, इसका वेग भी दे रखा है उसने, b2 बराबर दे रखा है 150 मीटर पर सेकंड से छोड़ी जाती है। अब मैं तो आप लोगों को बताऊं तो मैं तो सिंपल ही निकाल देता हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, मैं तो ऐसे भी निकाल दूंगा इसे m1 v1 बराबर m2 v2, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिर्फ v1 निकालना है, m1 v1 की गुणा करो बराबर m2 v2, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। पता है क्यों, मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं इसलिए कर रहा हूं ये चीज, मुझे पता है कि ये कैसे आ गया है। अदरवाइज आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए आपको कैसे फॉर्मूला लगाना है, आएगा वही निकल के, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस एनसीईआरटी के हम इस न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें गोली का जो वजन दे रखा है 0.02 kg दे रखा है और बंदूक का वजन 2 kg दे रखा है। अब हम जब संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं तो आपको पता है m1u1 m2u2 m1 v1 m2 v2 होता है, यही तो होता है संवेग संरक्षण का नियम। तो आपको ये सारी वैल्यू चाहिए, तो m1 हमें दे दिया, लेकिन गोली छूटने से पहले जो उसका वेग होगा, अभी तो गोली और बंदूक एक ही जगह पे है तो वो चल तो रही नहीं है, तो उन दोनों का जो u1 और u2 क्या हो जाएंगे, दोनों के 0 हो जाएंगे। अब जब u1 और u2 0 हो जाएंगे तो b1 150 दे ही रखा है और b2 आपसे ज्ञात करवा रहा है कि बंदूक कितना पीछे हटेगी, और पीछे हटेगी तो निगेटिव में आएगा, वो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू निकाल लीजिए। वो तो हमें पता ही है कि गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे की ओर हटेगी, तो वो निगेटिव में आएगा ही, क्योंकि एक्शन फोर्स पॉजिटिव, रिएक्शन फोर्स निगेटिव में आएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसीलिए m1 v1 m2 v2 लगा देता हूं डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ केस ही ऐसा बन रहा है, u1 और u2 की वैल्यू अगर 0 है तो ये वाली चीज 0 बन गई। भाई अगर u1 u2 0 है तो ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, सिर्फ m1 v1 और m2 v2 रह गए। अगर इस चीज को इधर ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा ये, तो m1 v1 बराबर माइनस m2 v2, इसलिए डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो। लेकिन ये सिर्फ एनसीईआरटी के जो एग्जांपल है उन्हीं में केस बनता है, बाकी जगह पे नहीं बनेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करिए, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो सब जगह चलेगा। तो अब मैंने ये कर दिया, अब आप क्या करेंगे, गोली दे रखी है यहाँ, जो भी है गोली दे रखी है 0.02 की और ये 150 मीटर पर सेकंड दे रखा है। इसके अलावा m2 कितना दे रखा है आपको, 2 kg और मल्टीप्लाई बाय b निकालना है, ठीक है। यहां से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, जो भी कैलकुलेशन आएगी, यहां से इस 0 को उड़ा लीजिए, यहां पे 100 लिख लीजिए और फिर इस 2 को भी यहां ले आइए और आपका b निकल के तैयार है। कैसे हो जाएगा, यहां से काटिए इसे 50 बार और इसको काटिए 3 बार, तो आपका 3/2 निकल के आ गया, b बराबर आ गया -3/2।
माइनस के 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो टाइम भी कम रहता है इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 40 केजी द्रव्यमान वाली एक लड़की, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं बस, इसके अलावा मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अब बाकी क्वेश्चंस आप अगर कहोगे तो पूरा का पूरा एक सेशन न्यूमेरिकल बेस्ड ले आएंगे और उसके न्यूमेरिकल आप लोगों को करवा देंगे। एक न्यूमेरिकल और करवा देता हूं जो आप कहेंगे ये भी इसी से हो जाएगा डायरेक्ट, देख लीजिए। 40 केजी द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर पर सेकंड, देखो क्या बोल रही है, 40 केजी द्रव्यमान वाली लड़की है भैया, कितने 5 मीटर पर सेकंड बेग, 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज बेग से 3 केजी द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। मान लीजिए यहाँ कोई गाड़ी है, इस पर वो कूद रही है, अभी वो रुकी हुई है गाड़ी, तो इस टाइम पे इसका वेग गाड़ी का कितना होगा, u2 बराबर इस टाइम पे 0 होगा। u2 क्या होगा, 0 होगा। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित हैं। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा, मतलब उसका अंतिम वेग पूछ रहे हैं जब वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, जब वो यहाँ पे कूद जाएगी तभी तो गाड़ी स्टार्ट होगी। आपने पता है कि जब आप नाव पे पैर रखते हो तो वो चलना स्टार्ट करती है ना, वही वाली बात है। तो वो b1 की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे और बाकी चीज़ें आप लोगों को दे रखी हैं, तो इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो। अभी क्या होगा फॉर्मूला, जो आपने पढ़ा कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1b1 प्लस m2v2, यही तो करते हैं। लेकिन अभी क्या है, नाव का और लड़की का वेग एक ही हो जाएगा, इसलिए आप क्या करने वाले हो, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई b, क्योंकि b1 और b2 जब लड़की नाव पे चढ़ जाएगी तो नाव का और लड़की का क्या हो जाएगा, एक ही चीज हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखो u2 की वैल्यू क्या है, 0 है। अभी नाव की वैल्यू जब चल नहीं रही है तो उस टाइम पे तो 0 है, तो ये वाली चीज जो हो गई 0। अगर ये 0 हो गई तो क्या आ गया, m1u1 बराबर डायरेक्ट m1 प्लस m2 इंटू बी। इसीलिए मैंने जो फॉर्मूले में कर रखा है वो डायरेक्ट सोल्व कर रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ, ये देखिए सिंपल सा है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। और बस सेम ऐसे ही फॉर्मूला सॉल्व करना है। क्या क्या दे रखा है आपको, m1 की वैल्यू दे रखी है 40 केजी की लड़की है, b1 बराबर 5, वो u1 बराबर 5, और अब टोटल द्रव्यमान किसका हो गया, नाव का, और इसका कितना हो गया, नाव कह रहा हूँ जो भी गाड़ी है, मतलब मेरे दिमाग में नाव चल रहा है। 40 प्लस 3 और v की वैल्यू निकालनी है। अब आप आंसर निकाल ही सकते हो, क्या हो जाएगा, जो 200 बटे 43 करोगे और 43 का आंसर निकालोगे तो जो भी काट के आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद एक एग्जांपल हो रहा है, ये सरदार जी वाला। हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के 2 खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्मूला लगाना है, इसमें सारी चीजें आपको दी हुई हैं। देखो m1 दे दिया, u1 दे दिया, m2 दे दिया, u2 दे दिया, आपको सिर्फ वही वाला फॉर्मूला लगाना है, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1b1 प्लस m2b2 संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। और एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, ये लिख लेना आप, एक न्यूमेरिकल कंफर्म है। इसके बाद एक चीज और है जो मैं आप लोगों को समझा दूं छोटी सी। एक होता है आवेग, चीज होती है एक आवेग। क्या होता है, आवेग होता है। जब कोई चीज टक्कर होती है तो टक्कर का जो समय होता है बहुत कम होता है, तो उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है I बराबर f इंटू डेल्टा टी। ठीक है, I बराबर f इंटू डेल्टा टी, इसे बोलते हैं हम लोग आवेग। और अगर आवेग की आप बात, और ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज में टक्कर हुई तो टक्कर का समय बहुत अल्प होता है, तो उसके लिए ये आता है I बराबर f इंटू डेल्टा टी। इसे जब आप सोल्व करते हो, आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा, मैं ज्यादा यहाँ सोल्व नहीं कर रहा हूँ, तो I बराबर डेल्टा p के बराबर भी आ जाता है, मतलब p2 माइनस p1 या p1 माइनस p2 के बराबर भी आता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर नहीं, सिर्फ संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार, और इसकी जो यूनिट आएगी वो आपको पता है, न्यूटन सेकंड आएगी, और कोई बड़ी बात है नहीं। बाकी आपकी मर्जी, आपका जो मन करे वो करिए। ठीक है, और न्यूटन सेकंड वैसे भी आनी है क्योंकि आपको पता है, क्या निकाल लो। अरे भाई F बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt होता है। और मैंने आपसे कहा ये वाली चीज ही क्या है, आवेग है, इसे I कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। और F इंटू dt हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड। बस ये हो गया आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एक तो साली इतनी प्रॉब्लम रहती है इसमें कि मतलब बार बार कह देता है कि मैक्सिमम लिमिट कंप्लीट हो गई है आपकी, तो इसलिए क्या होता है कि मुझे बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ती है, फिर वो सारी मतलब वीडियो तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, फिर वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है डेटा, फिर प्रॉब्लम होती है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियो स्पेशली ले आऊँ
तो आप लोगों को मैं एक एक न्यूमेरिकल इतने अच्छे से समझा दूंगा। देखो यहाँ तो जल्दबाजी है, अभी क्या है, जल्दी में आप लोगों को सारा कंटेंट देना। अगर आप न्यूमेरिकल वाली बात करोगे तो मैं एक एक न्यूमेरिकल को एनसीईआरटी के आपको करवा दूंगा, और जब आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हो गए तो समझ लो आप सारे न्यूमेरिकल कर लोगे। तो गाइज जरूर से जरूर आप लोग हेल्प कीजिएगा, जितना आप हेल्प कर सकते हैं, वीडियो को जितना भी स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, आप लोग फैलाइएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कीजिएगा। टेक केयर।